कलेक्टर साहब अपनी सरकारी गाड़ी से कहीं जा रहे थे, तभी रास्ते में अचानक से एक चाय की दुकान पड़ती है, जिस दुकान पर काम करने वाला एक व्यक्ति गिलासों को लेकर, जो चाय के गिलास होते हैं, रोड को क्रॉस करता है। जैसे वह व्यक्ति रोड को क्रॉस करता है तो जो कलेक्टर साहब होते हैं उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ जाती है और जैसे वो उस व्यक्ति को देखते हैं तो फ़ौरन से अपने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं। ड्राइवर गाड़ी रोक लेता है और कलेक्टर साहब उस गाड़ी में से उतरकर उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर वह व्यक्ति पहुंचा था। इसके बाद जैसे वह व्यक्ति जो गिलासों को लेकर रोड क्रॉस किया था वह कलेक्टर साहब को देखता है तो एकदम से उसकी आंखें नम हो जाती हैं। इधर जो कलेक्टर साहब थे उनकी आंखें भी नम हो गई थी। वहीं पर उनका सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ था और सिक्योरिटी वाला ये सब कुछ देखकर थोड़ा सा घबराने लगता है। कौन था वह व्यक्ति जिसे देखकर कलेक्टर साहब रोने लगे थे और इन दोनों को देखकर सिक्योरिटी वाला क्यों घबराने लगा था? पूरी कहानी की सच्चाई जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये कहानी है उत्तर प्रदेश प्रयागराज की। प्रयागराज के अंदर कुछ बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे और उन्हीं में से एक लड़का होता है जिसका नाम होता है विकास। विकास के पिता गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं और बचपन से ही वो पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा है। विकास के जो टीचर होते हैं वो विकास के पिता से कहते हैं कि आपका बेटा पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आपको इसकी पढ़ाई पर गौर देने की ज़रूरत है। अगर आप इसे अच्छे से पढ़ाओगे तो ये ज़रूर से कोई कामयाब आदमी बन जाएगा। इस बात को सुनकर जो विकास के पिता होते हैं वो भी इस बात के लिए एग्री हो जाते हैं और जैसे ही बच्चा बड़ा होता है तो उसे ग्रेजुएशन करने के बाद प्रयागराज भेज देते हैं आगे की कोचिंग करने के लिए, ताकि वह पढ़ लिख कर एक बड़ा अधिकारी बन सके। वहां पर रहकर वह तैयारी कर रहा था और जिस कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर वह तैयारी कर रहा था उसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के अंदर एक अमित नाम का लड़का भी तैयारी करता था। विकास पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था, इधर जो अमित था वह भी पढ़ने लिखने में काफ़ी ज़्यादा होशियार था। लेकिन यहाँ पर जो विकास होता है वो अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा था, यानी कि उसके पास अच्छे कपड़े थे, अच्छा कमरा था रहने के लिए और अच्छे से वो किताबें खरीद लिया करता था। उधर जो अमित होता है, अमित के पास ज़्यादा अच्छी सामग्री नहीं थी, फटे पुराने कपड़े वो पहना करता और ज़्यादातर दूसरों की किताबों को मांग मांग कर पढ़ाई किया करता था। अब जब विकास देखता है कि ये पढ़ने लिखने में अच्छा है और उसका स्वभाव भी काफ़ी अच्छा था, क्योंकि वो क्लास में बड़ा ही शांत रहता और सभी से बड़ी ही विनम्रता से बात किया करता, तो इसके बाद जो विकास होता है वह धीरे धीरे अमित के साथ नज़दीकियां बढ़ाने लगता है और दोनों एक दूसरे के गहरे मित्र बन जाते हैं। जब वो गहरे मित्र बन जाते हैं तो विकास को पता चलता है कि अमित के माता पिता किसान हैं और वो यहाँ पर रहकर कोचिंग कर रहा है, साथ में उसे काम भी करना पड़ता है जिससे वो अपने रूम रेंट का किराया निकाल सके और साथ में अपने खाने पीने का इंतजाम कर सके। तो उसके बाद जो विकास होता है वो कहने लगता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तू ऐसा कर, मेरे रूम में रह लिया कर, मेरा काफ़ी बड़ा रूम है और वहीं पर दोनों एक साथ रह लेंगे और तेरे खाने पीने का प्रबंध भी हो जाएगा, क्योंकि तू पढ़ाई लिखाई में काफ़ी अच्छा है और जब तू साथ में काम करेगा तो ये टेस्ट क्लियर करना बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा। अगर तू मेरे साथ रहेगा तो मुझे भी इससे थोड़ी बहुत मदद हो जाएगी। और इस बात के लिए जो अमित होता है वह मान जाता है और विकास के पास ही आकर शिफ्ट हो जाता है। दोनों एक ही कमरे में रहा करते और एक साथ पढ़ाई किया करते और जो विकास होता है वह अमित को अब खाने के लिए पैसे नहीं देने देता। जब भी कभी राशन आया करता है उनके लिए तो वह मना कर दिया करता है, कहता है कि नहीं भाई, तुम्हारे पास वैसे ही काफ़ी कम पैसे हैं तो तुम आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है, पैसे मेरे पास काफ़ी हैं, तू मेरी पढ़ाई लिखाई में हेल्प करवा देता है तो इसके बदले मैं तेरे रहने खाने का इंतजाम खुद कर दूंगा। यानी कि यहाँ पर अब जो अमित होता है उसे काफी ज्यादा सपोर्ट मिल गया था और इसके बाद वह अपनी पढ़ाई पर और भी ज्यादा फोकस करने लगता है। विकास अपने परिवार के बारे में अमित को बताता है, इधर अमित भी अपनी फैमिली की कंडीशंस के बारे में उसे बताता है कि वो लोग भले ही किसान है लेकिन उनकी आमदनी इतनी ज्यादा नहीं होती क्योंकि माँ की तबीयत भी खराब रहती है, तो इसी वजह से पिताजी काफी कम पैसा भेज पाते थे और इसी वजह से मुझे काम करना पड़ता था। लेकिन जब से उसकी जिंदगी में विकास आया है उसके बाद से उसकी पढ़ाई काफी ज्यादा आसान हो गई है और अब दिन रात एक करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। इधर जो अमित होता है वह भी पढ़ाई पर फोकस करता है और धीरे धीरे जब वो पहला एग्जाम देते हैं यूपीएससी के लिए तो दोनों ही उसमें डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किसी का भी प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ था और इसके बाद जो अमित होता है वह पूरी तरह से टूट जाता है, लेकिन विकास उसको सहारा देता है और कहता है कि तू चिंता मत कर, तुझे कोई भी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना, यहां से तेरा सारा इंतजाम कर दूंगा। इसके बाद वो फिर से ट्राई करते हैं लेकिन फिर से रह गए थे और ऐसे ही करके उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं। जैसे उनके 4 अटेम्प्ट निकल जाते हैं तो इसके बाद जो अमित का पिता होता है वह अमित को वापस अपने घर बुलाने लगता है, कहता है कि बेटा परिवार की कंडीशंस काफी ज्यादा हैं और जो पैसा मैं तुझको भेजा करता हूं वो आगे से नहीं भेज पाऊंगा,
था। इस बात को सुनकर जो अमित होता है वो बड़ा ही हैरान होता है और अपने पिता से कहने लगता है कि पिताजी अभी 2 अटेम्प्ट बाकी हैं, तो मुझे इन 2 को और दे लेने दो, शायद हो सकता है मेरी किस्मत चमक जाए, क्योंकि अब तक वो प्री और मेन दोनों को क्वालिफाई कर देते थे, लेकिन उन दोनों दोस्तों का इंटरव्यू रह जाता था। पिता इस बात को सुनकर हामी भर लेता है और 1 साल और उसका साथ देने के लिए कहता है कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो 1 साल तक और मैं तुझे थोड़े बहुत पैसे भेज सकता हूं, लेकिन उसके बाद मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। अमित इस बात को सुनकर एग्री हो जाता है और धीरे धीरे उनका 1 साल भी बीत जाता है। लेकिन इस बार भी वही हुआ था जो पहले होता आ रहा था। उन दोनों का प्री और मेन दोनों क्वालिफाई हो गए थे, लेकिन इस बार भी वो लोग इंटरव्यू में रह गए थे। यानी कि पढ़ाई लिखाई तो उनकी काफी अच्छी थी, लेकिन अभी उनकी किस्मत साथ नहीं दे रही थी। और इसी बात को देखकर दोनों दोस्त बड़े ही हताश और उदास हो जाते हैं। अब जैसे ही ये साल खत्म होता है, इंटरव्यू का रिजल्ट आता है, तो इसके बाद जो अमित होता है वह अपना सामान पैक करने लगता है और कहता है कि दोस्त अब तू ही यहाँ पर रह, मुझे जाना होगा, क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे 1 साल की मोहलत दी थी और 1 साल की मोहलत भी मेरी खत्म हो गई है। यह बात सुनकर जो विकास होता है उसे रोकता है, कहता है कि भाई तू कहां जा रहा है, 1 साल की ही तो बात है, हो सकता है शायद इस बार हम दोनों का नंबर पड़ जाए, इस बार हम और भी ज्यादा मेहनत करेंगे। लेकिन अमित मना करता है, कहता है कि नहीं, घर वालों ने मना कर दिया है कि अब वो मेरे ऊपर पैसे खर्च नहीं कर सकते और मुझे उनके पास जाना होगा। मेरी माँ की तबीयत भी खराब रहती है और पिताजी भी काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। तो विकास उससे कहता है कि भाई अगर ऐसी बात है तो तू घर वालों से कह दे कि अब तेरे लिए एक भी पैसा ना भेजे, यहां से मैं ही तुम्हारे लिए जुगाड़ कर दूंगा और तुम्हें अब घर वालों से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है। इसके बाद जो अमित होता है वो थोड़ी देर तक इस बात पर सोच विचार करता है और उसके बाद फाइनली अपने पिता के पास फोन कर देता है। कहता है कि पिताजी ये फाइनल अटेम्प्ट है और इसमें और मुझे कोशिश कर लेने दो, कोई बात नहीं, शायद हो सकता है इस बार मेरा नंबर पड़ जाए और मेरी किस्मत चमक जाए। लेकिन पिता साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, यहां पर तुम्हारी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है और परिवार की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा गड़बड़ में है, तो तुम्हें वापस आना होगा, क्योंकि हम तुम्हारी पढ़ाई पर अब और ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते। अब जो अमित है वो अपने पिता से कहने लगता है कि आप बेशक से 1 भी रुपया मत भेजना, मैं यहीं से इंतजाम कर लूंगा, लेकिन आप मुझे 1 साल दे दीजिए ताकि मैं अपनी किस्मत को आजमा सकूं और हो सकता है शायद मेरा सिलेक्शन हो जाए। तो पिता इस बारे में थोड़ी देर गहन सोच विचार करते हैं और कहते हैं कि ठीक है बेटा, अगर ऐसी बात है तो तू एक बार कोशिश करके देख ले। जैसे पिता ने हामी भरी थी तो उसके बाद अमित के चेहरे पर अलग तरह की स्माइल आ गई थी और वह झट से अपने मित्र को गले लगा लेता है। अब इस साल की वो तैयारी करने लगते हैं और जैसे वो तैयारी करते हैं तो प्री, मेन और इंटरव्यू तीनों हो जाते हैं, लेकिन अभी रिजल्ट आना बाकी था। दोनों दोस्त बड़ी उम्मीदों के साथ रिजल्ट की राह देख रहे थे और जैसे रिजल्ट आता है तो उसी दौरान जो विकास होता है उसका पूरी तरह से हौसला टूट जाता है, क्योंकि उसका इस बार भी रह गया था और ये उसका लास्ट अटेम्प्ट था। लेकिन जैसे ही वो अमित के रिजल्ट को देखता है तो उसका दुख थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि उसका वह मित्र जिस मित्र के लिए वो काफी ज्यादा पैसे खर्च किया करता था उसका क्लियर हो गया था और वह एक कलेक्टर बन गया था। अमित भी इस बात से खुश होता है, लेकिन वह अपने दोस्त के उदास चेहरे को देखकर अपनी खुशी को सेलिब्रेट नहीं कर पाता है। तो इसके बाद जो विकास होता है उससे कहता है कि भाई कोई बात नहीं, तेरा हो गया तो ये बड़ी अच्छी बात है, कम से कम तू तो बड़ा अधिकारी बन जाएगा। इसके बाद अमित विकास का हौसला बढ़ाता है और कहता है कि भाई किस्मत के सामने कोई नहीं जीत सकता, लेकिन तू चिंता मत कर, तुझे ये वाली सरकारी नौकरी नहीं मिली तो सरकारी नौकरी तो तुझे मिल ही जाएगी। तू और किसी टेस्ट की तैयारी कर, क्योंकि और भी कोई छोटी नौकरियां हैं जिनसे जिंदगी आराम से व्यतीत हो जाती है, तो तू उनकी तैयारी कर और मेरे हिसाब से आराम से तेरा उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद विकास भी अपने दोस्त की भावनाओं को समझता है और कहता है कि हाँ भाई तू सही कह रहा है और मुझे यही करना चाहिए। अब जो विकास होता है वहीं पर रहकर तैयारी करने का फैसला करता है। इधर जो अमित होता है वह अपनी ट्रेनिंग के लिए चला जाता है। विकास यहां पर रहकर पढ़ाई करने लगता है, लेकिन जैसे 6 महीने होते हैं तो उसके बाद उसके पिता उसको धमकाने लगते हैं और कहते हैं कि तू कभी कामयाब नहीं होगा, इससे अच्छा तू यहां पर वापस आ जा और यहीं पर हमारे साथ रहने लग। लेकिन जो विकास होता है वो अपने पिता से साफ साफ बोल देता है कि पिताजी मुझे तो ये सरकारी नौकरी ही लगनी है, भले ही मेरा उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ हो, लेकिन मैं यहां पर कहीं ना कहीं कामयाब हो जाऊंगा। ऐसा करते हुए वह अपने पिता को 1 साल तक और टाल देता है, लेकिन जैसे उसको वहां पर तैयारी करते हुए पूरे 2 साल होते हैं तो 2 साल बाद उसका पिता उससे पूरी तरह से मना कर देता है और कह देता है कि हम अब तुम्हारे लिए बिल्कुल भी खर्चा नहीं भेजेंगे, क्योंकि तुम्हारा छोटा भाई भी है, उसकी भी देखभाल करनी है और तुम्हारे ऊपर कब तक पैसे वेस्ट करेंगे, अब वो भी बड़ा हो गया है और तुम्हारे फ्यूचर के बारे में भी तो सोचना है। विकास उनसे कहता है कि कोई बात नहीं पिताजी, कुछ दिन की मोहलत और दे दो, लेकिन वो उससे साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि जब तेरे भाग्य में सरकारी नौकरी है ही नहीं तो तू क्यों इसके पीछे पड़ा हुआ है। विकास जिद्दी था और वो कहने लगता है कि नहीं पिताजी,
मैं ऐसे नाकामयाब होकर उस शहर में नहीं लौटूंगा जहां से मैं आया हूं। अगर वहां पर मैं नाकामयाब होकर गया तो लोग मेरे ऊपर तरह तरह की बातें बनाएंगे और ये बात मैं बिल्कुल भी सहन नहीं कर सकता। अगर मैं यहां से आऊंगा तो कामयाब होकर ही आऊंगा, वरना मैं यहां से वापस नहीं लौटूंगा। अब बेटा जब इस जिद को कर बैठता है तो पिता नाराज हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बेटा तू पागल तो नहीं हो गया, अगर ये चीज नहीं हो रही है तो यहां से वापस आ जा, कुछ और काम देख लेना, ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन विकास उस जिद पर अड़ा हुआ था और इसके बाद जो विकास के पिता होते हैं वो उसे कह देते हैं कि ठीक है, जो तुझे अच्छा लगे वो कर ले, लेकिन हमसे कोई वास्ता रखने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहकर जो विकास के पिता होते हैं वो उससे बात करने तक से मना कर देते हैं। लेकिन जो विकास होता है उसके दिल में यही था कि वो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी में जरूर लग जाएगा और इसीलिए वो मेहनत करता रहता है। सभी टेस्टों की तरह यहाँ पर भी थोड़ी बहुत कमी रह जाती है, लेकिन उसकी किस्मत नहीं चमक पाती है। अब तक तो विकास ने जैसे तैसे करके अपना गुजारा कर लिया था, लेकिन फिलहाल वह यहाँ पर अपना गुजारा तक भी नहीं कर पा रहा था और उसके पास पूरी तरह से पैसे खत्म हो गए थे। जो भी एक्स्ट्रा चीजें उसके पास थी उन सभी को उन्होंने बेच बेच कर अपनी तैयारी में लगा दिया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया था। वह पूरी तरह से हताश और उदास हो जाता है और तभी अचानक से उसे अपने उस दोस्त की याद आती है जिसको उसने कलेक्टर की ट्रेनिंग करने के लिए भेज दिया था और उसने उसका बहुत ज्यादा साथ दिया था। वह सोचता है कि क्यों ना मैं अपने उस दोस्त के पास जाऊं, हो सकता है वो मेरी मदद कर दे और मैं किसी ना किसी अच्छे काम में कामयाब हो जाऊं। यह सोचकर जो विकास होता है वह अपने दोस्त अमित के बारे में जानकारी निकालता है और पता करता है कि वो फिलहाल कहां पर पोस्टेड है। तो उसे पता चल जाता है कि वो एक डिस्ट्रिक्ट में उसकी पोस्टिंग हो चुकी है और वह अच्छी तरह से अपना काम कर रहा है। इसके बाद जो विकास होता है अपने दोस्त अमित से मिलने के लिए वहां से निकल जाता है थोड़े से पैसे लेकर और जैसे तैसे करके अपने दोस्त अमित के ऑफिस तक पहुंच जाता है। लेकिन वहां पर जाने के बाद जैसे उसकी हालत को बाहर सिक्योरिटी वाला देखता है तो वह उसे मिलने से मना कर देता है और कहता है कि तुम जैसे लोगों के लिए कलेक्टर साहब नहीं है, तुम यहां से बेशक से चले जाओ। अब इसके बाद जो विकास होता है वह सिक्योरिटी वाले की बात सुनकर उससे कहने लगता है, देखो जो कलेक्टर साहब है वो मेरे दोस्त थे और मैं और वो दोनों एक साथ ही पढ़े थे। लेकिन सिक्योरिटी वाले को इन बातों पर विश्वास नहीं होता है और वह उसे धक्का देकर वहां से भगा देता है। अब जो विकास होता है वह ऑफिस के बाहर ही बैठ जाता है और सोचने लगता है कि जब भी कलेक्टर साहब बाहर निकलेंगे तो एकदम से मैं उन्हें दिख जाऊंगा और उसके बाद वो मुझसे मिलने के लिए आ जाएंगे। विकास बाहर बैठा हुआ था और बाहर बैठकर अपने दोस्त के बारे में सोच रहा था कि किस तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहा करते थे, लेकिन आज यहां पर अमित से उसे मिलने तक भी नहीं दिया जा रहा। वेट करते करते धीरे धीरे शाम हो जाती है और शाम के समय जैसे ही अमित वहां से अपनी गाड़ी में निकलता है तो उसके बाद विकास उसकी गाड़ी की तरफ बढ़ता है, लेकिन अमित ना तो उसे देख पाता है और ना ही अपनी गाड़ी रोकता है। अमित सीधा वहां से निकल जाता है और इस बात को देखकर विकास को लगने लगता है कि अमित अब कामयाब हो गया है तो वो मुझसे मिलना ही नहीं चाहता। यह बात देखकर उसे बड़ा ही धक्का लगता है कि उसका दोस्त उसके सामने से गया है, लेकिन उसने उसे पहचाना तक भी नहीं। तो वह एकदम से वहीं पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है। थोड़ी देर वहां पर रोने के बाद वह सोचता है कि इस तरह से समय व्यतीत नहीं होगा, अगर मुझे जिंदा रहना है तो कुछ ना कुछ तो करना होगा। और ऐसे घूमते घूमते वह एक चाय की दुकान पर पहुंच जाता है जो कलेक्टर साहब के ऑफिस से महज 500 मीटर दूर थी। वहां पर जाने के बाद वह उस चाय वाले से कहने लगता है कि साहब अगर आपके यहाँ पर कोई काम हो तो मुझे काम दे दीजिए, क्योंकि फिलहाल विकास के पास एक भी रुपया नहीं था और उसके माता पिता भी उससे बात तक करने के लिए तैयार नहीं थे। तो वह सोचता है कि क्यों ना चाय की दुकान पर काम करूं और यहां से कुछ पैसे कमाकर फिर मैं वापस चला जाऊंगा और फिर देखूंगा मुझे कुछ आगे क्या करना है। तो इसके बाद चाय वाला उससे पहले तो मना करता है, लेकिन जब वो बताता है कि उसके पास एक भी पैसा नहीं है और उसे वापस जाने के लिए पैसे चाहिए होंगे और इसी वजह से वह काम मांग रहा है, तो उसके बाद वह चाय वाला उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं बेटा, अगर ऐसी बात है तो यहां पर तुम काम कर लो और अगर तुम्हारा यहां पर कोई सहारा नहीं है तो रात के समय में इस चाय की दुकान में ही सो जाना। चाय वाले अंकल ने उन्हें पूरा सहारा दिया था और इसके बाद जो विकास होता है चाय की दुकान पर थोड़ी देर काम करता है और रात के समय वहीं पर सो जाता है। लगभग 2-3 दिन लगातार वो उस दुकान पर काम करता है और पैसे कमा रहा था वापस जाने के लिए। जैसे ही एक दिन उस चाय की दुकान से वो ऑफिस में चाय देने के लिए जाता है और जब वहां से वापस लौट रहा था तो उसी दौरान कलेक्टर साहब की गाड़ी वहां से गुजर रही थी और कलेक्टर साहब जो अमित होते हैं उनकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ जाती है जो व्यक्ति वहां से चाय लेकर जा रहा था। पहली नजर में उसे देखने के बाद पहले तो अमित को विश्वास नहीं होता, लेकिन फिर भी वो उसे कंफर्म करना चाहते हैं कि ये सच में ही विकास है या मेरा वहम है। इसके बाद वह ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहते हैं और अपनी खिड़की खोलकर गाड़ी से उतरने लगते हैं। अब जब सिक्योरिटी वाला ये देखता है कि कलेक्टर साहब उतर रहे हैं तो वह भी उनके साथ साथ उतरता है और उनकी सुरक्षा के लिए उनके साथ साथ चलने लगता है। कलेक्टर साहब सीधे उस चाय की दुकान पर पहुंच जाते हैं जहां पर विकास चाय की दुकान पर काम किया करता था और जैसे ही वो विकास के सामने खड़े होते हैं तो एकदम से विकास की आंखें नम हो
जाती हैं और जैसे कलेक्टर साहब विकास की आंखों में आंसू देखते हैं तो वे समझ जाते हैं कि और कोई नहीं उसका दोस्त विकास ही है और इसके बाद उनकी आंखें भी छलकने लगती हैं। अब वह सिक्योरिटी वाला जिसने एक दिन पहले विकास को उस ऑफिस से भगा दिया था वह ये सब कुछ देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि इस व्यक्ति को देखकर कलेक्टर साहब की आंखों में आंसू आ गए थे। तो हो ना हो ये सच में ही उनका दोस्त था जो उनके साथ पड़ा था और कलेक्टर साहब अभी इसे अच्छी तरह से जाना पहचाना करते हैं, लेकिन वहीं पर उसने उससे मिलने से मना कर दिया था तो उसके पसीने छूटने लगते हैं। इसके बाद जो अमित होता है एकदम से जाता है और विकास को अपने गले से लगा लेता है। वहां पर चारों तरफ जितने भी लोग थे वह यह सब कुछ देखकर हैरान थे कि ये कलेक्टर साहब को ऐसा क्या हो गया जो एक चाय बनाने वाले को अपने गले से लगा रहा है, आखिर क्या कहानी है। इसके बाद अमित विकास से कहने लगता है कि भाई तू यहां पर कैसे और तेरी ऐसी हालत कैसे हो गई, अगर ऐसी बात थी तो तू मुझसे मिलने के लिए आ सकता था, लेकिन तूने मुझसे मिलना उचित क्यों नहीं समझा। तो वो कहता है कि गया था मैं तुम्हारे ऑफिस पे, लेकिन तुम्हारे सिक्योरिटी वाले ने मुझे बाहर से धक्का देकर निकाल दिया था और मैं तुम्हारे ऑफिस के बाहर भी वेट कर रहा था कि जब मेरा दोस्त बाहर निकलेगा तो वो मुझे पहचान लेगा, लेकिन तुम्हारी गाड़ी मेरे सामने से चली गई और मैं तुम्हारी गाड़ी के पीछे भी गया था, लेकिन तुमने इस बात पर कोई भी गौर नहीं दी। तो इसके बाद जो अमित होता है पहले तो अपने सिक्योरिटी वाले की तरफ देखता है तो सिक्योरिटी वाला एकदम से उनसे माफी मांगने लगता है, कहता है कि साहब मुझे नहीं पता था, इनकी हालत देखकर लग नहीं रहा था कि ये आपके दोस्त हैं। तो कलेक्टर साहब उसे बुरी तरह से धमकाते हैं, लेकिन वहीं पर जो विकास होता है वो उन्हें रोक लेता है, कहता है कि भाई कोई बात नहीं, इससे गलती हो गई बेचारे से, इसको माफ कर दो। विकास के कहने के बाद कलेक्टर साहब शांत होते हैं और विकास से कहते हैं कि भाई आगे की बातें घर चलकर करेंगे और तू अभी मेरे साथ चलेगा। इसके बाद जो विकास होता है कलेक्टर साहब के साथ जाने लगता है और चाय वाला उन्हें जाता हुआ देखता है। वह सोचता है कि मैं तो इसकी बातों को वैसे ही समझ रहा था, क्योंकि अब तक विकास ने कई बार उसे बताया था कि यहाँ के जो कलेक्टर हैं वो और मैं एक साथ पढ़े थे और हम दोनों गहरे मित्र हैं, लेकिन चाय वाला सोच रहा था कि शायद इसके दिमाग में कोई प्रॉब्लम आ गई है, इसी वजह से ऐसे कह रहा हो। इसके बाद विकास और अमित दोनों अमित के बंगले पर चले जाते हैं जहां पर उसे सरकारी आवास मिला था, और वहां पर जाने के बाद जो विकास होता है सबसे पहले उसे अपने सबसे अच्छे कपड़ों को देता है पहनने के लिए और उसे अच्छे से नहला धुलाकर तैयार करता है। इसके बाद वो दोनों बातें करते हैं और बातों के दौरान जो विकास है अपनी पूरी कहानी अमित को बता देता है और कहता है कि भाई अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ पूरी तरह से बर्बाद हो गया है और मेरे पास अब कुछ भी नहीं है जिससे मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकूं। तो अमित कहता है कि भाई तू चिंता मत कर, मेरे पास सब कुछ है और मैं तुम्हारा साथ दूंगा जिस तरह से तुमने मेरा साथ दिया था, बताओ तुम क्या करना चाहते हो। तो विकास कहता है कि भाई मैं तो कामयाब होना चाहता हूं ताकि मेरे माता पिता जो मुझसे बात तक भी नहीं करते हैं वो मुझ पर गर्व महसूस करें और कहें कि बेटा तुमने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो वो कहने लगता है तो फिर तू ऐसा कर, जहां पर हम पढ़ा करते थे वहीं पर एक कोचिंग सेंटर खोल ले जहां पर तू बच्चों को पढ़ाएगा, क्योंकि नॉलेज तो तुम्हारे पास काफी ज्यादा है और इसी नॉलेज का इस्तेमाल करके तू कई बच्चों को उनके फ्यूचर तक पहुंचा सकता है और इसी काम को करने में तेरी भलाई है। इसके बाद जो विकास होता है वह भी उसकी सलाह के लिए मान जाता है और वहीं पर प्रयागराज के अंदर जहां पर वो दोनों कोचिंग किया करते थे वहीं पर अमित उसके लिए एक बिल्डिंग किराए पर लेता है, जिस बिल्डिंग का पूरा खर्चा वो खुद उठाता है और विकास को वहां पर बच्चों को पढ़ाने के लिए छोड़ देता है। गरीब बच्चों को वो फ्री में एजुकेशन दिया करते हैं और अच्छे से उनको पढ़ाया करते हैं। विकास के पढ़ाए हुए कई बच्चे बड़े बड़े अधिकारी बन जाते हैं और अब विकास भी अच्छा खासा पैसा कमाने लगा था। जब यह बात विकास के माता पिता को पता चलती है तो उन लोगों को अपने बेटे पर बड़ा ही गर्व होता है कि अगर ये खुद ही बड़ा अधिकारी बन जाता तो ये अकेला ही अपने फ्यूचर को संवार सकता था, लेकिन इसने टीचर बनकर बहुत सारे गरीब बच्चों को उनके मुकाम तक पहुंचा दिया और लोग चारों तरफ विकास की वाहवाही किया करते थे। इसके बाद माता पिता भी उसके पास आते हैं और जैसे विकास अपने माता पिता को देखता है तो पूरी तरह से खुश हो जाता है और उनके पैर छूता है। पिता उससे माफी मांगने लगता है, कहता है कि बेटा हमें माफ कर दो, हम तुझे गलत राह पर भेज रहे थे लेकिन तेरी असली डेस्टिनेशन कुछ और थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, जहां पर एक गरीब लड़का जो कि किसान परिवार से बिलोंग किया करता था वह कलेक्टर बन जाता है और एक सरकारी अधिकारी का बेटा एक टीचर बन जाता है जो सभी का फ्यूचर बनाया करता है। आप क्या कहना चाहते हो दोनों दोस्तों के बारे में? आपकी जो भी राय कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिले आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको।
अब बारी आती है हमारे कुछ ऐसे सब्सक्राइबर की जिन्होंने हमें बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट भेजे हैं और उनके कमेंट हमारे दिल को छू गए हैं। सबसे पहला नाम है शिवानी जी का। शिवानी जी, आपका कमेंट हमें मिला, बहुत अच्छा लगा, आपका तहे दिल से धन्यवाद। दूसरा कमेंट है कल्याण घोष जी का। कल्याण घोष जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए और एक ऐसा कमेंट हमारी वीडियो पर करने के लिए जिस कमेंट से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तीसरा कमेंट है सचिकांत जी का। सचिकांत जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद हमारी वीडियो को अपना प्यार देने के लिए। आप सभी लोगों के कमेंट में पढ़ता हूं, जिनके नाम रह गए हैं वो बुरा ना माने, बाकी आने वाली किसी वीडियो में उनका नाम आ जाएगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।